मैं मिसेस पाटिल सबका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैम से अनुमति चाहती हूँ। थैंक यू मैम। गुड हेल्थ is not something we can, however, can be an extremely valuable saving account. I welcome नीता गांगुली मैम। मैम एक शिक्षक, मानवतावादी, प्रेरक, दृष्टिकोण परिवर्तक, लेखक, जलवायु नेता मेंटर है। जब 2 दशक से अधिक समय तक एक शिक्षक के रूप में सेवा में उन्होंने कई राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने 2 रंगीन सचित्र बच्चों की कहानी की किताबें लिखी हैं। उनमें से होली ट्रैप और हेलो अर्थ यहाँ हम आते हैं, इसमें इनका योगदान है। फुल ब्राइट विद्वान 2009, TDX स्पीकर 2017 और एक राष्ट्रीय TCRP भारत के लिए अपशिष्ट से धन के लिए योग्य माने जाते हैं। 2008 में उन्हें नोबेल विजेता और पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा जलवायु नेता के रूप में प्रमाणित किया गया था। यूएसए के अध्यक्ष श्री अल गोर जो द क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट TCRP के संस्थापक है, तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अलग अलग लोगों से रक्षा करने के लिए पहुंच गई। आज्ञाओं का दौरा किया, साथ ही कई सीआर के माध्यम से चीर बिनने वाले सहित सभ्य समाज प्रस्तुतियां, हाथों पर कार्यशालाएं और कई सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया। वह दृढ़ता से मानती है कि जब तक लोग कुछ दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर नहीं हो सकते, पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदारी की भावना को गले लगाओ। मैम, आप हमें जो ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शेयर करूं? Thank you so much, Sangamitra. That was such a, you shared the pictures and that was such a pleasure, because what is important is to follow, whatever you can, and I think you went out of the way, and not only you followed it, you also shared it with the Utsav Mela which you had in Lucknow. And thanks to you, the articles also came up. So, and because of that I wrote an article. Thank you so much. Let me share my presentation. Can you see the slideshow? And now the other side. Can you see the next slide? Oh, okay, fantastic. Thank you so much. Okay, let's begin then. All right, thank you so much for having me again for the second time. I love doing this, and hope this is going to make some changes in your life too. It's going to be like a mini Z horror show. I try to give reason out why I'm doing this, because there are a lot of young people over here who are using different kinds of feminine hygiene, but it's important to know exactly what we are using on our body. This was actually Benjamin Franklin long back. Actually, when you speak about the sanitary pads, they were actually used by surgeons to for the wound. Even now, even in the army, you will have these gauze gauze wrapped with around the cotton pads, and they use it for soaking blood and for bandages and all. But Cortex was the first one in 1888 who actually turned it around and started using it as a sanitary towel for ladies. So if you look at the feminine hygiene, they're of both. We have the kind which can be worn inside as well as externally. And the most commonly used one, which is externally, are known as either sanitary napkins or towels or pads or menstrual pads. There are also some, menstrual panties and pants. And of course, when it comes to something which is worn inside, then there are the tampons and the menstrual cups. The menstrual cup is now making a lot. Yeah. Yes.
सो फेमिनिन हाइजीन जब हम बोलते हैं दोनों तरह के होते हैं, वो बाहर भी पहन सकते हैं और अंदर भी पहन सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप जो है आजकल वो ज्यादा लोग काफी उनके बारे में बता रहे हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, मगर मेरा फोकस अभी सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर ज्यादा होगा। और क्या है इसका, इसके इसके ये कैसे बना, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप देखे जाए कि ये जो मेंस्ट्रुअल सैनिटरी नैपकिन्स है, ये सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के लिए नहीं सिर्फ यूज होता है। अगर जब एक लेडी बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद भी उसका ब्लीडिंग होता है, तब भी वो यूज किया जाता है। गायनेकोलॉजिकल कोई सर्जरी है तब भी यूज किया जाता है, मिसकैरेज हो, एबॉर्शन हो, तब भी यूज कर। तो इसके काफी यूजेस है, सिर्फ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स के लिए नहीं है, काफी ज्यादातर मेडिकल गायनेकोलॉजिकल केसेस के लिए भी ये बहुत यूज होता है। और इसको ये अगर आपने सुना होगा कि सैनिटरी नैपकिन्स बहुत देर तक नहीं पहनना चाहिए। मैक्सिमम आप अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एक नैपकिन को 4 घंटे से ऊपर नहीं पहनना चाहिए। अगर आप टैम्पन्स यूज करें जो कि अंदर पहना जाता है, उसे आप 2 घंटे के बाद ही आपको चेंज करना चाहिए। दिस इज बेस्ट वे जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि मेंस्ट्रुअल पैड किस कंपनी का है, क्या कंपनी है, क्या मटेरियल है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। पर ये एक मोटा सा एक रूल है कि 4 hours and 2 hours फॉर सैनिटरी नैपकिन्स एंड फॉर टैम्पन्स ये मेंटेन करना चाहिए। अब आपके सामने काफी सारे नंबर्स हैं, आप सोच रहे हैं ये सारे नंबर्स क्या है, मैं एक एक करके ये नंबर्स लूंगी। आप सब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 1.37 बिलियन है, और इस 1.37 बिलियन में 336 मिलियन अब बन के वो 355 मिलियन है जो लेडीज हैं जो कि मेंस्ट्रुएट करती है। तो इसका अगर हम पॉपुलेशन देखें तो ये लगभग यूएसए की पॉपुलेशन के बराबर है जो इंडिया में मेंस्ट्रुएट कर रही है। और इस पॉपुलेशन, मेंस्ट्रुएटिंग पॉपुलेशन से 121 मिलियन, मतलब कि अगर मैं ऑब्वियसली इसका भी नंबर बढ़ चुका है, अबाउट 36% वुमेन एक्चुअली कमर्शियली यूज्ड मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज करते हैं। बाकी जो आपके परसेंटेज है वो नहीं करते हैं। तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर आप गूगल करें, आपको सर्च करेंगे तो डिफरेंट लेडीज डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या हैसियत है। मगर बहुत कम अगर देखा जाए, ज्यादातर पूरी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में बहुत ही कम, अभी उसका भी परसेंटेज बढ़ चुका है, मगर बहुत ही कम लेडीज जो कि सैनिटरी नैपकिन्स जो आपको बाजार में मिलता है वो यूज कर रही है। एक लेडी अगर आप देखा जाए तो अगर आपने कभी अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो 100 मिलीलीटर का बीकर देखा है, तो उससे भी कम अराउंड 80 मिलीलीटर तक वो ब्रीथ करती है। कुछ ज्यादा 80 मिलीलीटर से ऊपर का मैं लेवल बोल रही हूँ, उससे कम भी होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो एक पीरियड में वो अराउंड 80 मिलीलीटर तक एक ब्लड निकलता है एक वुमेन से। दैट मीन्स एक जो पैड होता है सैनिटरी नैपकिन पैड्स, अगेन क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वो अबाउट 1.5 टीस्पून तक, दैट मीन्स 5 to 7 ml तक वो ब्लड सोक कर सकता है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी। एक पैड यूज कर रहा है, दैट मीन्स अगर आप 80 मिलीलीटर तक अगर आप करें तो कुछ ज्यादातर लेडीज 8 से 10 सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं हर महीने में एक वो ये 8 से 10 यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो अपनी पूरी जिंदगी में जो एक वुमेन का जो मिनाक शुरू होता है कभी 9 से या 40, वो डिपेंड करता है टू 45 to 55, कभी वो एज आगे भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है। वो एक लेडी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ टाइम में 11,000 to 17,000 सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि वो 36%, रिमेंबर वो बढ़ चुका है, अगर वो यूज करे इंडिया में अलोन वो बनता है 12.3 बिलियन पैड्स पर ईयर। हम लोग इस तरह के पैड्स को यूज किया जाता है हमारे सिर्फ देश में। और किस तरह से हम इसको डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजेबल प्रैक्टिसेस बहुत है।
बहुत सारी गर्ल्स है, ज्यादातर वो दिखाना नहीं चाहती उसको, अपनी जब वो बाथरूम में जाके चेंज करती तो वो उसको बाहर नहीं लेना चाहती, उसको रैप नहीं करना चाहती, उसको हैंडल नहीं करना चाहती है, तो उसे वो फ्लश कर देती है। मैं जिस हॉस्पिटल में जा रह रही हूँ वहां पर नर्सिंग स्कूल है, और मुझे नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि गर्ल्स जस्ट फ्लश कर दे रही है। आप सोच के देखिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स है, अगर ये फ्लश कर रही है तो सोचिए दूसरे लेडीज की क्या बात है। तो अगर वो फ्लश करते हैं तो ये जाके क्लॉग कर जाता है, अपने जो कमोड है उसको क्लॉग कर जाते हैं, देखिए। और ये लोग हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स है, जो कि जिनको एक्चुअली ड्रेनेज खोल के उसके अंदर जाके ये सब कचरा निकालना पड़ता है। और 2020 का ये आंकड़ा है कि 282 डेथ्स हो चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत हैजार्डस चीज है, जो कि आपके जो कोच ने बोला है कि ये बंद कर देना चाहिए, मगर अभी भी ये टेक्निक यूज किया जाता है। हम श्योर कोई इस तरह का खून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता है, मगर ये असलियत है कि लोग ज्यादातर उसे फ्लश कर देते थे। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नहीं तो बहुत सारी लेडीज क्या करती है, उसको एक कागज में रैप करके और उसको लैंडफिल में डाल देती है, क्योंकि वो जाएगा तो वापस लैंडफिल में ही। मगर इसका भी आपको थोड़ा सा एक टेक्निक अगर यूज करें तो इसके लिए आपको इस न्यूज़पेपर में रैप करके उसको एक लाल डॉट लगा के तब फेंके, तो जो आदमी उसको पिकअप कर रहा है, जो बच्चा भी रहते हैं जो कि लैंडफिल्स में, वो भी पिकअप करते हैं, उनको एटलीस्ट पता चले कि ये सैनिटरी नैपकिन्स है। मगर ज्यादातर ये नैपकिन्स हमारे लैंडफिल में ही जाके डंप होते हैं, हमारी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नैपकिन्स। और जिनके पास ये लैंडफिल का फैसिलिटी नहीं है, ये कमोड का फैसिलिटी नहीं है, वो या उनको जला देते हैं या पानी में बह देते हैं, कि वो एज आई सेड द कांसेप्ट इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सो व्हाई इज दिस एन इशू? ये क्यों इशू है? पानी में वो धो धा के साफ क्यों नहीं हो जाता है, वो निकल क्यों नहीं जाता? ये एक बड़ा इशू क्यों है? एंड इसी के लिए मुझे जाना पड़ेगा आपके इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाए तो आपको वैरायटीज ऑफ डिफरेंट कलर पैकेजिंग्स, एक पूरा रो होता है, रोज पर रोज होता है, जहां पर आपको इतने ऑप्शंस मिले होते हैं। मगर ज्यादातर लेडीज 3 ऑप्शंस पे फोकस करती है कि उसका पैकेजिंग कितना सुंदर है, उसका प्राइसिंग क्या है, और आपकी फ्रेंड ने आपको क्या कहा कि इस प्रोडक्ट को यूज करो और क्यों यूज करो, ये भी डिस्कशन में आते हैं। ज्यादातर ये फोकस रहता है हमारी चॉइस का। मगर हमें जानना चाहिए कि हमारा जो ये सैनिटरी नैपकिन्स है या टैम्पन्स है, जो भी हम यूज करते हैं, जो इंटरनल हो या एक्सटर्नली जो भी यूज करते हैं, वो एक्चुअली किस चीज से बना है, इसकी क्या क्राइटेरिया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस, उसका जानना जरूरी है। सो हमारी की रिक्वायरमेंट्स क्या है? सेफ्टी, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ड्राइनेस, ओडर कंट्रोल, नो लीकेज, कॉस्ट। अगर आपके पास अपना पैकेट हो तो प्लीज उसको देखिए, अगर हो तो आप चेक कीजिए, उसमें लिखा होगा कि कितना सुंदर डिजाइन है, कितना सॉफ्ट है, बहुत एब्जॉर्बेंट है, इसमें मैजिकल जेल, किसी में पैकेट में मैंने देखा था उसमें लिखा इसमें मैजिकल जेल है जो कि लिक्विड को एकदम लॉक कर देता है, ड्राई प्रोटेक्शन देता है, इसमें बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस है, सेंट है, इट्स हाइजीनिकली प्रोड्यूस, बहुत ही क्लीन तरीके से इसको बनाया जाता है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ये भी मिलेगी इंफॉर्मेशन कि इसको आप प्लीज फ्लश मत कीजिए क्योंकि वो क्लॉग कर सकता है। मार्केट वैल्यू, प्राइस, सब कुछ लिखा है, मगर प्लीज चेक कीजिए अपने पैकेट को और बताइए कि किसी तरह कहीं भी लिखा है कि क्या मटेरियल यूज किया है, मटेरियल डिस्क्लोज किया है कि नहीं। ज्यादातर पैकेट्स में आपको ये नहीं पता चलेगा कि मटेरियल क्या चीज है, और ये एक सेफ्टी हैजर्ड हो जाता है कि हम अपने बॉडी पे क्या लगा क्या रहे हैं, और इससे हमारे को कोई हानि होगा कि नहीं, क्योंकि मटेरियल तो मेंशन ही नहीं किया है कि चीज क्या है, किससे बना हुआ है। So we do deserve to know what goes onto our body or even into our body if there is tampons being used. तो इसको जानने के लिए हमें पता लगाना है कि चीज किससे बना है। इसके 5 लेयर्स होते हैं, एक आउटर कवर होता है, एक पीछे का कवर होता है, इसमें एक एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, जैसे मीन उसको वो ब्लड को लेगा और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे कि आपको कोई वेटनेस की
प्रॉब्लम ना होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक बैक शीट्स है और सिलिकॉनाइज पेपर, ये सब इसकी नोमेनक्लेचर्स है कि इस चीज से बना हुआ है। मगर फिर भी हमें पता लगाना है कि ये सारे जो लेयर्स है ये किस चीज से, किस मटेरियल से बना हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए आमतौर से, नॉट ऑल बट आमतौर से जनरल अगर देखा जाए तो 48% फ्लफ होता है, फ्लफ पल्प है, 36% पीई, पीपी, पीईटी। अब हम जानते हैं पीपीई क्या है, ये पॉलीमर प्लास्टिक है। एडिसिव्स है, कुछ गोंद है जिससे कि ये, क्योंकि ये अनवोवन मटेरियल है तो इसको एक साथ रखने के लिए एडिसिव्स यूज किए जाते हैं। सुपर एब्जॉर्बेंट है क्योंकि उसका तो काम है पूरा ब्लड को एब्जॉर्ब करने से और उसको बाहर ना फेंकने के लिए। और रिलीज पेपर है, ये सब चीजों से ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं 48% एंड 3% को मैंने ग्रीन में मार्क किया है, तो ये बायोडिग्रेडेबल इंडिकेट कर रहा है, बाकी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ है। तो ये फ्लफ पल्प है क्या? एक्चुअली फ्लफ पल्प है जो कि जिम्नोस्पर्म, जो पाइन्स के जो ट्रीज होते हैं उसके वुड से ये बनाया जाता है, जो कि केमिकली ट्रीट होता है। एक नॉन वोवन टेक्सटाइल मटेरियल, एकदम कपड़े की तरह इसका फीलिंग होता है। एक टिश्यू पेपर से अगर हम कंपेयर करें तो वो टिश्यू पेपर से ज्यादा बल्की है, पोरोसिटी उसमें पूरा सा सोक कर लेगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एक टिश्यू पेपर से, वो जल्दी से टूट नहीं जाएगा, और इसकी सॉफ्टनेस है, इसको आपको कोई खारिश नहीं होगी, और एक वाटर एब्जॉर्बेंट है, मींस एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये चीज है फ्लफ पल्प, जो कि एकदम पेड़ों से जो होता है, जिम्नोस्पर्म पाइन्स की है, उससे बनाया जाता है। मगर जब इसमें हम एडिटिव, क्योंकि ये नॉन वोवन है, इसमें इसको वीव नहीं किया है, तो इसको इसमें बाइंडर्स एंड एडिटिव डाला जाता है। और जब ये बाइंडर्स एंड एडिटिव डाला जाता है जिससे कि वो फैल के टूट ना जाए, तब इसकी जो क्वालिटी बायोडिग्रेडेबिलिटी है वो जाके रिड्यूस्ड हो जाती है, क्योंकि ये बाइंडर्स एंड एडिटिव्स नॉर्मली पॉलीमर्स, इट मींस प्लास्टिक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उससे बना हुआ है, ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसकी जो बायोडिग्रेडेबिलिटी उसको कम कर देता है। टॉप शीट एंड बैक शीट एक होता है जो कि आपके स्किन के कांटेक्ट के साथ आता है, उसे कहते हैं वो टॉप शीट। अगर वो स्किन के साथ कांटेक्ट आएगा, ऑब्वियसली वो सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें ड्राई फीलिंग होनी चाहिए, उसकी अपीयरेंस भी बहुत, क्योंकि अगर देखने में अच्छा नहीं लगा तो यू वोंट लाइक टू यूज इट, एंड उसकी रैपिड फ्लूइड पैसेज, जिससे कि जैसे ही वो खून गिरता है वो इमीडिएटली वो सोक हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द टॉप शीट का जो है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसका बहुत सुंदर सा वीविंग होता है, मगर वो अनवोवन है, एक कॉटन फील देता है कि बहुत सॉफ्ट है, कॉटन है, और उसकी टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर ये चीज से किस चीज से बना हुआ है वो जानना जरूरी है। सो अगर आप टॉप शीट बोले या बैक शीट बोले, दोनों ही प्लास्टिक से बने हुए हैं। आप जो पीपीई के मास्क पहन रहे हैं, पीपी के आपके जो किट पहन रहे हैं, वो भी प्लास्टिक ही है, और वो वोवन, नॉन वोवन प्लास्टिक है, मगर इन चीजों को केमिकली ट्रीट किया जाता है जिससे कि वो हाइड्रोफिलिक फिनिश आए, जिससे कि वो पूरी ब्लड को एब्जॉर्ब कर सके। मगर ये प्लास्टिक है, ये कोई भी, इनमें से कोई भी चीज, कोई भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो अगर नेक्स्ट चीज देखें तो इसमें एक सैप होता है, एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर होता है, क्योंकि जो खून गिरता है, जो सरफेस में गिरता है, वो इमीडिएटली सोक होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है, एकदम इसकी जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, टोटली प्लास्टिक एक पॉलीमर है, तो ये भी प्लास्टिक है। बाकी की अगर चीज देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो गोंद यूज किया जाता है, जो एडेसिव यूज किया जाता है, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है। सिर्फ और ऑफ कोर्स जो पैकेजिंग, जो पाउच में जिससे हम अट्रैक्ट होके हम अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो तो प्लास्टिक का है ही, पॉलिथीन का ही है। मगर जो रिलीज लाइनर है, अगर आप देखें ये रिलीज लाइनर, जब आप उसको वो पेपर को निकालते हैं और उसको चिपकाते हैं, जिससे वो जो रिलीज लाइनर है, वो जो लेयर है, उसे रिलीज लाइनर कहते हैं, वो सिर्फ सिलिकॉन से बना हुआ है। और सिलिकॉन आप जानते हैं कि वो प्रोसेसेस, आपके ब्रेस्ट प्रोसेसेस, ये सब के लिए भी यूज किया जाता है। एक इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल वो होता है जिससे किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा, वो आपको अगर छुए तो उससे आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। सिर्फ वो चीज 3% जो है वो रिलीज पेपर से बना हुआ है, जो कि कंपोस्टेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। तो
इसलिए ये एक इशू बन जाता है, क्योंकि 50% का जो हमारे सैनिटरी नैपकिन है जो है वो प्लास्टिक है। और इसलिए जब वो हम उसे फ्लश करते हैं या फेंकते हैं या जलाते हैं या पानी की बॉडीज में डाल देते हैं, तब वो प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारी है, क्योंकि वो जब जाता है ड्रेन में वो हार्ड हो जाता है और उसको चोक कर देता है। और ऑब्वियसली ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। मगर 50% जैसे मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में किया है कि जैसे मैंने कि जनरली अगर देखा जाए तो ये 50% प्लास्टिक प्रोडक्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो द रेस्ट ऑफ इट मोर देन अराउंड 50% से वो बायोडिग्रेडेबल है। तो 50-50 ये ठीक है, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। और क्योंकि ये प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो एक न्यूसेंस बन जाता है, क्योंकि ये जो सैनिटरी नैपकिन जब हमारे लैंडफिल्स जाता है तो वो 800 साल तक वहां पर रहेगा। मतलब हमारी 10 पीढ़ियां भी आके चली जाएंगी तो हमने जो सैनिटरी नैपकिन छोड़ के गए वो नहीं जाने वाला इतनी आसानी से। और इसको अगर जलाएं तो आप जानते हैं कि जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उसमें एक न्यूरोटॉक्सिन जो कि आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उसे कहते हैं डाइऑक्सिन, वो रिलीज करता है और इसलिए इसे जलाना नहीं चाहिए। और पानी में डाले तो हम क्या कह सकते हैं, आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। तो आप सोच सकते हैं अगर कोई इसको पानी में डाल दे तो कितना बुरा प्रदूषण कर सकता है। तो क्या पॉसिबल है कि ये 50% प्लास्टिक का जो नॉन कंपोस्टेबल सैनिटरी नैपकिन हम यूज कर रहे हैं, क्या इसे हम 90% और प्लस 90% इसे हम कंपोस्टेबल बना सकते हैं जो कि हमारे लिए सेफ है? आंसर इज यस, कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए ये 36% ऑफ पीपीई एंड एडेसिव एंड सुपर एब्जॉर्बेंट, इनको अगर हम रिप्लेस कर दे और इसे हम सेफ मटेरियल यूज करें जैसे कि स्टार्च बेस्ड नेचुरल रिन्यूएबल पॉलीमर। आपने शायद न्यूज में सुना होगा, आजकल काफी रिसर्च चल रहा है जहाँ की कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट से वो लोग स्टार्च बना रहे हैं, प्लास्टिक जो कि प्लास्टिक की तरह काम करता है, तो उससे वो हम पॉलीमर बना रहे हैं। अगर हम एडिसिव एंड ये सैप का जो 7 और 3% है, इसको भी अगर हम चेंज करके 6% है, जो से हम अगर इसको हम कोई बायोडिग्रेडेबल यूज करें तो ये एक आइडियल प्रोडक्ट हो जाएगा जहाँ की 90% से शायद ऊपर ये हमारा कंपोस्टेबल हो, मगर इसके साथ हमारा कॉस्ट भी ऊपर जाएगा। सो नॉर्मली इसका ये ज्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि प्लास्टिक आप जानते हैं बहुत चीप है compared to biodegradable starch-based renewable polymers. So, what is more important? क्या बहुत important है? क्या धरती important है, पैसा important है, या थर्ड चीज मैंने अभी तक नहीं बताया, क्या हमारा health important है? और इस हेल्थ के इशू पे भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, क्यों ये हेल्थ इशू बनता है ये सैनिटरी नैपकिन्स। अब आप फिर से अपने पैकेट को देखिए और प्लीज देखिए कि उसमें कहीं भी कोई भी केमिकल का मेंशन है, कहीं भी लिखा है कि इस केमिकल का यूज किया है, क्या पीएच रेंज क्या है उसकी मेंशन है, टॉक्सिसिटी की कोई वार्निंग है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक इसमें 50% प्लास्टिक है, क्या कोई टॉक्सिसिटी वार्निंग्स है, कोई सेफ्टी टेस्ट किया गया है और उसका क्या रिजल्ट है, कोई भी इसका मेंशन है कि नहीं। आप क्लियरली देखिए, अच्छी तरह देखिए अपने पैकेट्स को, आपको ये कहीं भी नजर नहीं आएगा। अगर आएगा तो दैट मींस दैट इज अ बेटर प्रोडक्ट, अगर नहीं आएगा सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? देखा जाए तो 499.8 मिलियन यूएस डॉलर 2019 में सिर्फ सैनिटरी नैपकिन से कमाया गया। मैं डॉलर की बात क्यों कर रही हूँ, मैं रुपीस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज है जो हमें ये प्रोड्यूस करते हैं, आप कोई भी कंपनीज देखिए, सारे यूएस ब्रांड्स के हैं, सब यूएस ब्रांड्स के हैं। यूएसए में ये सेम ब्रांड्स कौन से गाइडलाइन को फॉलो करते हैं? ये एफडीए को फॉलो करते हैं, और अकॉर्डिंग टू एफडीए इनको कंपल्सरीली इनको प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करना पड़ता है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ता है। आफ्टर टेस्टिंग इट, आफ्टर अप्रूविंग, देन ओनली दे कैन मार्केट इट।
ये इनका कंपल्सरी चीज है, जहां पर वो जो मैंने आपको पूछा था कहीं भी आपने देखा है क्या केमिकल है, इसकी क्या प्रूफिंग है, उन्हें ये थप्पा लगाना जरूरी है अपने प्रोडक्ट में इन यूएसए में ये जरूरी है। इंडिया में क्या है? इंडिया का एफडीए का इक्विवेलेंट है सीडीएससीओ, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, जो कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस को करता है, मगर इसकी गाइडलाइन इंडिया में नहीं फॉलो किया जाता है। हम फॉलो करते हैं अपने नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया को, इसे फॉलो करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन जो हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, जो कि मेडिकल डिवाइसेस है, इनके ऊपर एक थप्पा होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका केमिकल क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है, इसका ये थप्पा जरूरी है। दैट इज व्हाट सीडीएससीओ देता है। मगर बिस जो होता है, द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, यहाँ ये मेडिकल प्रोडक्ट, डिवाइस नहीं, प्रोडक्ट बन जाता है। सो बाय लॉ कोई भी कंपनी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को किस चीज से बनाया है, एंड ये बन जाता है एक प्रॉब्लम। वी आर नॉट, हमें कहीं लिखा ही नहीं है कि प्रोडक्ट में क्या है, क्या केमिकल है, क्या पीएच है, इसकी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपना मार्केटिंग गिमिक तक वो कर सकते हैं। और इसी कारण ज्यादातर जो सैनिटरी नैपकिन इतने सारे जो ढेर से बना जाते हैं, वो फ्लाइंग कलर में पास होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही टेस्ट करना है कि वो लंपी होता है कि नहीं यूज के बाद, एब्जॉर्बेंट है कि नहीं, सरफेस कितना स्मूथ है, कितना सॉफ्ट है, कितना कंफर्टेबल है। शायद कोई एक दो पीएच दे दे, पर ज्यादातर इसको देने की जरूरत नहीं है। और इसका जो फर्स्ट टेस्ट किया गया था वो 1980 में किया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में एक सेकेंड टेस्ट हुआ, अभी हाल ही में। उसके बीच में कभी किसी ने कोई टेस्ट नहीं किया। सिर्फ इसी टेस्ट पे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, नॉट नोइंग व्हाट इज द मटेरियल बीइंग यूज्ड। और ये कैच इन इंडस्ट्रीज, ये कंपनीज वालों ने किया, क्योंकि कुछ तो बोलना जरूरी नहीं है और हम अपने कॉस्ट को भी नीचे कर सकते हैं। तो जो फ्लफ है, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल, उसको रिप्लेस कर दिया है डायोक्सिन्स एंड सैप से। सो जो सैनिटरी नैपकिन्स यूएसए में 50% प्लास्टिक है, वो हमारे इंडिया में 90% प्लास्टिक है, ऊपर 90% से ऊपर प्लास्टिक है। सो ये डायोक्सिन्स एंड सैप तो आप जानते हैं क्या है, पर इससे क्यों प्रॉब्लम है? डायोक्सिन्स यूज किया जाता है ब्लीचिंग के लिए, जिससे कि आपका सैनिटरी नैपकिन बहुत सुंदर, साफ और सफेद दिखे, मगर इसके लिए इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये केमिकल है और ये केमिकल पॉइजनस है। मैंने कहा था ये एक न्यूरोटॉक्सिक केमिकल है और इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ओवेरियन कैंसर, इम्यून सिस्टम डैमेजेस, इनफर्टिलिटी, डायबिटिक्स, ये सब हो सकता है। इसलिए जो वार्निंग है ना, 4 घंटे से ज्यादा तक मत यूज कीजिए, इसलिए वो दिया जाता है। मगर आप जब चेंज करें, आप तो फिर से वही प्रोडक्ट ही पहन रहे हैं ना। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एट ऑल। सो वो कंटिन्यूसली 7 दिन तक, 6 दिन तक, 5 दिन तक चलता है। और जो फ्लफ है, यही सेम फ्लफ यूएसए में टैम्पून्स पे यूज किया जाता था, जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स इसके केसेस निकले थे। इसलिए एसएपी सैप्स को बैंड किया गया है टैम्पून्स में। ये बैंड आइटम है, मगर इसी चीज को, फ्लफ को रिप्लेस किया है हमारे एसएपीज ने। और इसलिए हमारे जो सैनिटरी नैपकिन जो इंडिया में मिलते हैं, जहां कोई डिक्लेरेशन एंड एक्सपोजिंग की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादातर आपके 90% से भी ऊपर प्लास्टिक मटेरियल्स है। उसके ऊपर ये एक केमिकल सूप है, क्योंकि रिमेंबर इसमें ओडर, आपको स्मेल नहीं आएगा, फ्रेग्रेंस दिया है, आर्टिफिशियल कलर्स दिया है, एडिटिव दिया है, मगर ये किस चीज के केमिकल्स है इसमें हमें कुछ नहीं मालूम। इसका कुछ भी नहीं बताया जाता कि कौन सा फ्रेग्रेंस में क्या केमिकल है, ओडर का जो न्यूट्रलाइजर उसके क्या केमिकल्स है, ये सारे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और इट्स अ नोन फैक्ट कि अगर वो पॉलिएस्टर हो या पॉलिथीन हो या पॉलीप्रोपिलीन हो या प्रोलीन ग्लाइकोल हो, ये मटेरियल्स एक
VOCs बोल के वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जब ये वेट हो जाते हैं, और ये एक एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल है, और इसे हम यूज कर रहे हैं फॉर years together. So this is something is not disclosed and research have shown that. So क्यों ये हमारे प्रॉब्लम है? क्योंकि जो वल्वर एंड वेजाइनल रीजन्स है, इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और इसमें काफी ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, और कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ आवर स्किन, यहाँ का जो स्किन है वो पतला होता है, वो थिन होता है, और बिकॉज इट इज थिन, कोई भी केमिकल अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तो वो इजिली ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम द सैनिटरी नैपकिन इनटू अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. So therefore it is important कि हम जाने कि क्या केमिकल्स है इसमें, क्या मटेरियल्स है इसमें जो कि नहीं. तो एक गेम चेंजर है, वो है रीयूज, रीयूज, रिसाइकल्ड एंड कंपोस्टेबल क्लॉथ बैग्स. काफी लोग बोलते हैं अरे कपड़ा यूज करते हैं, उसका एक दूसरा मीनिंग निकालते हैं, मगर वो कपड़ा अगर साफ हो, उसको ठीक से उसे साफ किया जाए, और उसे मेनली साफ करने के लिए आपको चाहिए कि उसे अच्छी तरह वॉश करके, सोक करके, साबुन से धो के सन में उसको वॉश करना जरूरी है. कॉटन पैड्स, जो कि अब काफी सारे कॉटन पैड्स अवेलेबल है इन द मार्केट, इवन काफी वर्कशॉप्स चलते हैं कि आप अपने घर में किस तरह से कॉटन पैड्स बना सकते हैं, जो आप जानते हैं कि वो कपड़ा साफ है कि नहीं, उसे आप ठीक से साफ किया, उसको धूप में डाला, तो आप श्योर है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसकी कितनी सेफ्टी है, क्योंकि इट्स इन योर हैंड. So it is important that we become that game changer and shift to something which is more safe for our use. तो इसके काफी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप बाजार में जाइए, गूगल कीजिए, आपको काफी मिलेगा. इनफैक्ट आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैम्बू के फ्लफ, जैसे मैंने कहा फ्लफ का है, बैम्बू के फ्लफ्स बनाए जा रहे हैं. इवन बनाना ट्रीज के जो उसके फ्लफ बनाए जा रहे हैं, और उसके सैनिटरी नैपकिन्स आजकल मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं. आप गूगल सर्च कीजिए, आपको काफी कंपनीज मिल जाएंगे. बट फिर भी आप जब इसको खरीद रहे हैं, यू मस्ट फाइंड आउट इफ they are chemically treated or not, उसमें कोई chemical treatment है कि नहीं. तो मेरे ख्याल से कॉटन क्लॉथ सबसे सेफेस्ट है फॉर एक्सटर्नल यूज कंपेयर टू अदर, जिसमें आपकी कोई आप श्योरिटी नहीं है. अगर वो डिस्क्लोज करते हैं सो देन यू गो फॉर द प्रोडक्ट, अगर नहीं करते हैं इट्स बेटर टू अवॉइड सच प्रोडक्ट, मगर ये अवेलेबल है. मगर सबसे सेफेस्ट जो है, अगर आप टैम्पन्स यूज करते हैं तो टैम्पन्स को आप रिप्लेस कीजिए मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप्स. नो, मेडिकल ग्रेड जरूरी है. आपको मेंस्ट्रुअल कप्स रबर्स के भी मिलेंगे, प्लास्टिक के भी मिलेंगे, उन्हें बिल्कुल ना यूज करें क्योंकि वो रिएक्ट कर सकता है. जैसे मैंने कहा, सिलिकॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इनर्ट है, जिससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. तो जब आप वो प्रोडक्ट खरीदे, मेक श्योर दैट यू बाय इट फ्रॉम द राइट वेंडर. और ये मेंस्ट्रुअल कप्स काफी अवेलेबल है. मैंने ऑलरेडी संगम मित्र को कहा कि माय फ्रेंड विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. शी विल गिव अ डेमो, जिन्होंने खुद डिजाइन किया है, और वो आपको बताएगी कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं. इसका एक माइंडसेट है, एक माइंड ब्लॉक है, मगर आप उसको अगर ठीक से रिसर्च करें, पता लगाए, तो दिस इज एज सेफ, इनफैक्ट बेटर, मोर सेफ देन अ सैनिटरी नैपकिन्स, इवन अ टैम्पॉन. दैट्स व्हाट आई फील. एंड इसके डिफरेंट यूसेज है, मेथड्स है, दैट माय फ्रेंड बी एबल टू हेल्प यू. बट मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि एक नंबर 1, इसे मेडिकल ग्रेड होना चाहिए सिलिकॉन का, नॉट रबर, नॉट प्लास्टिक, क्योंकि ये बायो कंपैटिबिलिटी होता है. दैट मीन्स आपके स्किन के साथ, आपके टिश्यू के साथ, जो कि मैंने कहा वो टिश्यूज थिनर मेम्ब्रेन होता है कंपेयर टू योर अदर स्किन, ये कोई रिएक्ट नहीं करता है. ये एब्सोल्युटली इको फ्रेंडली है. देयर इज नो डिस्पोजल, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये कलेक्ट करता है ब्लड को, एब्जॉर्ब नहीं करता है. तो आप इसको कलेक्ट करके, एक प्रोसीजर है जिससे आप उसको निकाल के जस्ट यू हैव टू फ्लश इट डाउन द ड्रेन और योर बट ये जो जब आप इसको फ्लश कर रहे हैं, रिमेंबर ये सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, तो ये कोई क्लॉगिंग नहीं करेगा.
ये एब्सोल्युटली रीयूजेबल है, एकदम इको फ्रेंडली है और वॉलेट फ्रेंडली है, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल कप आप 8 से 10 साल तक आप एक कप को यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा कप है जो पाउच में डाल के अपने बैग में रख सकते हैं। इट जस्ट नीड्स टू बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर, दैट्स ऑल। सोप एंड वाटर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और चीज इसकी खास है, इसमें अगर देखिए ऊपर से छोटा सा होल है जिससे कि वो सक्शन करता है, और जब आप कभी कभी कुछ लोगों को मेंस्ट्रुअल के एक स्मेल आता है, क्योंकि जब वो ब्लड एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तब वो एक बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, उसमें एक स्मेल आता है। क्योंकि ये एक कप है वो एयर टाइट में उसको कलेक्ट करता है, तो इसमें कोई मेंस्ट्रुअल ब्लड का कोई स्मेल भी नहीं आएगा। और एक कप आप 12 घंटे तक 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं, तो आपको बार बार बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑल दीज जो भी आपके क्वेश्चंस है, अगर सीबा आए तो आप उसको उससे पूछ सकते हैं, फाइंड आउट मोर अबाउट इट, क्विज फाइंड आउट। और काफी लोग हैं जो कि इसे पहन के स्विमिंग भी करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का कोई कॉज नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये कलेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विच today's women, the game changers, must go for. All right, so this is the menstrual cup. तो आप बताइए, what is more important? क्या पृथ्वी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारा हेल्थ? जी हाँ, हम सब, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, मगर हमें रिस्पॉन्सिबल चॉइस लेना है जिससे कि पृथ्वी को भी कोई हानि ना हो, हमारा पॉकेट में भी कोई होल ना करे, और हमारी स्वास्थ्य भी ठीक रहे। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इज अ रिस्पॉन्सिबल चॉइस एंड वी ऑल कैन मेक इट। नेक्स्ट मंथ May 28 इज अ ग्लोबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। आप प्लीज लेडीज प्लीज इसको सेलिब्रेट कीजिए। ये जो टैबू है कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, उसे हम सिर्फ मेक इट लाइक कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, इस टैबू को ब्रेक करना चाहिए। रेज अवेयरनेस इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट ओनली मेंस्ट्रुअल हाइजीन बट ऑल्सो वुमेन्स हेल्थ, ये जरूरी है। एंड बी द गेम चेंजर, यू कैन ऑल बी द गेम चेंजर। आपकी ऑप्शंस है कि आप कॉटन पैड्स के लिए जाए या reusable washables as well as menstrual cups, which is again reusable washable, और कोई भी हानि नहीं होगा। So this is actually she is a writer and उन्होंने कहा कि menstrual blood is the only source of blood that is not traumatically induced, इसमें कोई warfare नहीं है। Yet in modern society this is the most hidden blood, the one so rarely spoken of and almost never seen except privately by women। हम लोग एक women gathering किया है, इधर मैं बोल रही हूँ, but it should be open, it should be spoken in every family। Like I was brought up by my father who was a psychologist, or talking about menstruation in a family was not a taboo. That's why I think I am able to express myself so openly with you and even with my students when I used to teach them biology. So go with the flow, ladies. Thank you so much. Before I end, कल मैं एक और सेशन ले रही हूँ अपने क्लाइमेट लीडर्स के साथ। मैंने लास्ट ईयर अराउंड 30 लोगों को मैंने ट्रेन किया था। कल हम लोग 10 सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जिससे कि शायद हम अपने अर्थ को रिस्टोर कर सके, बिकॉज 22nd April is Earth Day, so celebrate Earth Day, a meaningful Earth Day. Thank you so much, ladies. Thank you. मैम, जो इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और कुछ बातें जो हमें पता नहीं थी, यानी कि जैसे टॉप शीट और बैक शीट जो आपने बताया, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता था। बहुत सारी बातें आपने जो बताई उसके बाद समझ में आया, बस हम यूज करते थे और थ्रो करते थे, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, और लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमें प्रदान किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.